तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम मतलब एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोगों की जमीनी हकीकत को सामने लाता है। जी बिल्कुल, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर सरकारी रिपोर्टों में बहुत ही सफाई से छुपा लिया जाता है। हाँ एकदम। हम बात कर रहे हैं नाबार्ड एफपीओ के भीतर आ चुके उस गहरे ठहराव की। और आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है ना, वो कोई बोरिंग डेटा शीट या एनुअल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये द एरिड हार्वेस्ट, स्टैग्नेशन इन ट्रेडिशनल फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बेहद प्रभावशाली और प्रतीकात्मक अंश है। सही कहा। मतलब ये टैक्स कागजी आंकड़ों के बजाय विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि कैसे ग्रामीण विकास की एक बेहतरीन पहल रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी के बोझ तले दबकर दम तोड़ रही है। इस टेक्स्ट की सबसे दिलचस्प बात ही इसका अप्रोच है। देखिए, अक्सर जब हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो चर्चा टर्नओवर या सरकारी सब्सिडी पर ही अटक जाती है। हाँ वो तो है। लेकिन ये टेक्स्ट सीधे तौर पर उस संस्थागत जड़ता पर प्रहार करता है जो आज कई पारंपरिक एफपीओज की कड़वी सच्चाई बन चुका है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एफपीओ केवल एक कंपनी नहीं है। मतलब ये छोटे किसानों की कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर का सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल, लेकिन जब ये टूल ही काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? ये टेक्स्ट हमें इन्हीं सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर करता है। और ये सवाल बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल्स के जरिए उठाए गए हैं। टेक्स्ट की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो किसी भी गांव का हिस्सा हो सकता है। एक सूखी हुई पारंपरिक बावड़ी और उसके ठीक ऊपर खड़ा एक सूखा हुआ निष्क्रिय बरगद का पेड़। हाँ, वो बरगद का पेड़। मैं सोच रहा था कि बरगद का पेड़ यहाँ सिर्फ एक पेड़ तो नहीं है, ये उस शेल्टर और नेटवर्किंग का प्रतीक है जो एक एफपीओ को किसानों को देना चाहिए था। असल में अगर हम इसे रूरल सोशियोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो बरगद का पेड़ हमेशा से एक कम्युनिटी हब रहा है, जहाँ पंचायत बैठती है। एग्जैक्टली। ये वो जगह है जहाँ फैसले लिए जाते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। एक एफपीओ का बुनियादी विजन भी तो यही था, किसानों को एक ऐसा छाता देना जहां वे बाजार की ताकतों का मिलकर सामना कर सकें। जी। लेकिन टेक्स्ट में इस पेड़ का सूखा हुआ होना इस बात का सीधा संकेत है कि वो कलेक्टिव एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। संगठन के भीतर का कम्युनिकेशन अब डेड हो चुका है। लेकिन वो जो बावड़ी का सूखा होना है, क्या हम इसे केवल फंड्स या कैश फ्लो की कमी से जोड़ सकते हैं? फंड्स की कमी इसका सिर्फ एक पहलू है। पारंपरिक रूप से बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होती, वो जीवन और लिक्विडिटी का प्रतीक है। मतलब सिर्फ पैसे की लिक्विडिटी नहीं। हाँ, आइडियाज की और ऑपरेशंस की भी। बावड़ी में पानी का न होना ये दिखाता है कि एफपीओ के भीतर कोई रियल टाइम एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ एकदम स्थिर और गतिहीन हो गया है। बिल्कुल। ये काफी डार्क पिक्चर है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो मुझे थोड़ी हैरान करती है। टेक्स्ट में उस सूखे बरगद के पेड़ के ऊपर एक साइन बोर्ड का जिक्र है जिसपे नाबार्ड एफपीओ लिखा है। और वो बोर्ड अब फीका पड़ चुका है। हाँ, और जो एफपीओ का ओरिजिनल लोगो है वो भी दरक चुका है। अब कोई भी कह सकता है कि सिर्फ खराब मेंटेनेंस का मामला है। मतलब एक पुराने बोर्ड से हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक थ्योरी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सिर्फ एक पेंट या लकड़ी के टुकड़े की बात नहीं है। रूरल मार्केट में किसी भी संस्था की सफलता उसके ब्रांड ट्रस्ट पर निर्भर करती है। ब्रांड ट्रस्ट? जी। जब नाबार्ड जैसी संस्था का नाम किसी एफपीओ से जुड़ता है तो वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है। वो लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, वो इस बात की गारंटी था कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिलेगा। बिल्कुल, वो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। और जब वो लोगो दरकता है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। मतलब संस्था अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। एकदम सही। जो ब्रांड कभी एम्पावरमेंट का चेहरा था, वो अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। जब किसान रोज उस दरके हुए लोगों को देखते हैं तो उनका सिस्टम से मोह भंग होने लगता है। और एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। ये ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात ना आगे के दृश्य में और भी ज्यादा साफ हो जाती है। टेक्स्ट हमें सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर ले जाता है, जो सी सूखी बावड़ी के किनारे बैठे हैं। हाँ, और जो विजुअल यहाँ क्रिएट किया गया है वो बहुत ही अनसेटलिंग है। वे फाइलों और कागजों के ऊंचे ऊंचे ढेरों के बीच दबे हुए हैं और उनके सामने एक बंद लैपटॉप रखा है। उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशन है वो तनाव और चिंता का है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप में पूरी तरह फंस गए हैं। ये दृश्य आज के एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी विडंबना को सामने रखता है। जब एक किसान को डायरेक्टर बनाया जाता है तो उसे लगता है कि वो सप्लाई चेन मैनेज करेगा या एग्रीटेक कंपनियों के साथ नेगोशिएट करेगा। जी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसका 90% समय सिर्फ कंप्लायंस
और ऑडिट रिपोर्ट्स भरने में निकल जाता है। तो वे बेसिकली एग्रीकल्चरल लीगर्स से एक क्लर्क बन गए। यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। जो फाइलें प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए बनी थीं, वे खुद रास्ते का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन गई हैं। आप उस बंद लैपटॉप के मेटाफर को ही देखिए। वो लैपटॉप यहाँ ग्लोबल मार्केट और ई नाम जैसी डिजिटल सुविधाओं का प्रतीक है। लेकिन वो बंद है क्योंकि डायरेक्टर का पूरा फोकस उन पुरानी फाइलों पर है जिन्हें बाबूशाही ने उन पर थोप दिया है। सिस्टम ने उन्हें इतना उलझा दिया है कि वे नया सोचने का स्पेस ही खो चुके हैं। टेक्स्ट में एक जगह जिक्र आता है कि कैसे शुरुआत में एक बहुत ही चमकता हुआ फ्लो चार्ट बनाया गया था। उसमें वादे थे कि किसानों की ट्रेनिंग होगी और सस्टेनेबल फार्मिंग होगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो क्या वो फ्लो चार्ट सिर्फ एक भ्रम था? मैं तो यही सोच रहा था। उसे हम भ्रम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन जरूर था। पॉलिसी मेकर्स जब वातानुकूलित कमरों में बैठकर योजना बनाते हैं तो कागज पर वो बहुत लॉजिकल लगती है कि बस हम फंड देंगे, किसान साथ आएंगे और मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वे ग्राउंड लेवल की जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। वो फ्लो चार्ट विजन और एग्जीक्यूशन के बीच की उस गहरी खाई को दर्शाता है जहां अच्छी नियत वाली नीतियां अक्सर दम तोड़ देती हैं। और इस फेलियर की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? यहाँ टेक्स्ट हमें उन लोगों की तरफ ले जाता है जो बोर्ड में नहीं है, बल्कि सिर्फ बाहर से इस तमाशे को देख रहे हैं। कम्युनिटी की वो महिला जो अलग खड़ी है। हाँ, ये बहुत पावरफुल इमेजिनरी है। वो सिर्फ उस सूखी बावड़ी को देख रही है और टेक्स्ट कहता है कि उसकी नजरों में गुस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का रेजिग्नेशन है, एक गहरी निराशा। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे भी लगता है कि गुस्सा फिर भी एक एक्टिव इमोशन है। आप आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल, जब कम्युनिटी सिस्टम से नाराज होती है तो वे बदलाव की मांग करते हैं, लेकिन जब वो रेजिग्नेशन के फेज में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्होंने मान लिया है कि उनके हालात नहीं बदलने वाले। ये उदासीनता किसी भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो महिला उस पूरे मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसे एफपीओ के जरिए मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाना था। लेकिन अब वो पूरी तरह से सिस्टम से कट चुकी है। जी, और यह सिर्फ वर्तमान पीढ़ी की बात नहीं है। हाँ, टेक्स्ट में वो एक और विजुअल है ना, जो बहुत चुभने वाला है। एक महिला और एक बच्चा जिनके पीछे सूर्योदय हो रहा है। आमतौर पर उगता हुआ सूरज हमेशा नई सुबह और आशा का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ इस टेक्स्ट ने इस क्लीशे को पूरी तरह से पलट दिया है। वे दोनों सूरज की रोशनी में बहुत छोटे और कमजोर दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सुबह की रोशनी उनकी तरक्की ना होने का मजाक उड़ा रही हो। ये अपने आप में एक बहुत ही डार्क सटायर है। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्राइसिस ऑफ सक्सेशन की तरफ इशारा करता है। आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अगली पीढ़ी खेती करना चाहती है? वो बच्चा भविष्य है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है, सूखी बावड़ी, डेड संगठन, फाइलों में दबे हुए लोग, तो उसे खेती में कोई भविष्य नजर नहीं आता। वो सूर्योदय जो नए युग का प्रतीक था, वो सिर्फ ये हाईलाइट करा है कि बाकी दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि